हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेट लॉ। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी इससे पहले की सारी वीडियोस देखी होगी और कभी नहीं देखी तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कभी आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो रही थी, किसी केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो रही थी और रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट भी हो रही थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक लॉ दिया गया। उस लॉ का नाम है रेट लॉ। पर रेट लॉ सबसे स्टार्टिंग में नहीं आया। रेट लॉ से पहले एक लॉ आया था जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहां पर सबसे पहले हम उस लॉ के बारे में पढ़ते हैं जो फेलियर लॉ है। फेलियर मतलब जो सक्सेस नहीं हो पाया। तो पहले हम उस लॉ के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि सपोज एक रिएक्शन है जिसमें ए जो है रिएक्टेंट है और यहां पर कैपिटल बी जो है वो है प्रोडक्ट है। स्मॉल ए जो है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है और स्मॉल बी जो है वो भी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। कभी आपने मेरी लास्ट लेक्चर देखा होगा तो नाम तो पता होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए काम आता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। और इसकी पावर क्या होगी, ए यहां पर क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। यहां पर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कभी हम रिएक्टेंट के मास को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज आता है। कभी हम मास ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। पर ऐसा बहुत सी इक्वेशन में नहीं हो पाया। साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिएक्शन करके देखी, उन रिएक्शन में मास को चेंज किया। जब मास को चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, ये कुछ रिएक्शन में सक्सेस तो रहा पर सारी रिएक्शन में सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो फेल हो गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हुआ तो लोग सोचने लगे, साइंटिस्ट सोचने लगे कि यार रेट ऑफ रिएक्शन आखिर डिपेंड किस पे करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक रेट लॉ आया। रेट लॉ क्या कहता है हम इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो रेट लॉ क्या कहता है इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन। सपोज हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, कंसीडर अ रिएक्शन। इस रिएक्शन में ए एक रिएक्टेंट है और बी एक प्रोडक्ट है। यहां पर ए जो है वो है रिएक्टेंट और बी जो है यहां पर प्रोडक्ट है। स्मॉल ए जो है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है और स्मॉल बी भी जो है प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी फिलहाल रिएक्टेंट एक ही है पर रिएक्टेंट्स आएगा और पावर में आएगा ऑर्डर। पावर में क्या आएगा, ऑर्डर। देखिए यहां पर दोनों में चेंजेस क्या नजर आ रहा है। आप कहेंगे दोनों सेम है, नहीं, आप ध्यान से देखिए यहां पर बहुत अंतर है। यहां पर रिएक्टेंट के मास की बात हो रही थी और यहां पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट आता है जबकि यहां पर ऑर्डर आता है। और ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से स्टोइकियोमेट्रिक का कोई रिलेशन नहीं है। ये ऑर्डर निकाली कैसे जाती है, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बड़ा है तो उसकी पावर में चेंज आके रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। तो ऑर्डर कैसे निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटली। ये कैसे निकालते हैं बच्चों,
एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जिसे मैं आर से डिनोट करता हूँ या आर ओ आर लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और सम पावर जिसे हम क्या बोलते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर को शो करते हैं एन से। तो यहां पर हम रेट लॉ का स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। तो रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर एन क्या है, इसकी पावर, और यहां पर एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है ऑर्डर, और ये ऑर्डर निकाली कैसी जाती है, एक्सपेरिमेंटली। तो हम यहां पर रेट लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो रेट लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगा। तो रेट लॉ का हम स्टेटमेंट देखते हैं। रेट लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा देखते हैं। तो रेट लॉ यहां पर कहता है, क्या कहता है, यहां पे रीड करके देखें। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to concentration of reactants with each reactant's term raised to some power। इस सम पावर को हम ऑर्डर कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कहा था। विथ ईच रिएक्टेंट टर्म रेज टू सम पावर विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू देयर stoichiometric coefficient in balanced reaction। बाप रे बाप, कितना खतरनाक है। नहीं बच्चों, इतना खतरनाक नहीं है, इसको बस लिखना थोड़ा सा अलग है, पर इसको हम देखते हैं, खतरनाक नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, इसी को रीड करो, भाड़ में जाए वो। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant with some power raise। यहां पर कुछ पावर को क्या किया गया, रेस किया गया है, और ये पावर जरूरी नहीं कि स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो या ना हो, यही लिखा हुआ है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। एक बार रीड करके देखें। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant with each reactant term raised to some power which may be or may not be equal to their stoichiometric coefficient in balanced reaction। एक बार और समझते हैं यार, एक बार और, डरने की कोई बात नहीं। तो सपोज करते हैं, कंसीडर रिएक्शन, हम रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। सपोज हमने रिएक्शन थोड़ी बड़ी ले ली, AA प्लस BB गिव CC प्लस DD। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है भाई, ये रेट लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इस बार दो डब्बे क्यों बनाए, देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट एक था, इस बार रिएक्टेंट कितने हैं, दो डब्बे कितने बनाने पड़ेंगे, दो। ये डब्बे का मतलब ही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर। और ये सम पावर जो होगी, अरे भाई स्मॉल ए स्मॉल बी नहीं होगी, ये तो होगी सम पावर। और ये सम पावर कुछ भी हो सकती है, ये हो सकती है एक्स और वाई। ये एक्स और वाई है क्या, वेयर एक्स और वाई होता है मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू stoichiometric कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्स और वाई को निकाला कैसे निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटली।
मतलब हमें नहीं पता x क्या होगा y क्या होगा। ऐसा नहीं कि आप x की जगह a लिख दें और y की जगह b लिख दें, नहीं, x और y निकालना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेबोरेटरी में जाओ और पता करो कि कभी आपने a का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रिएक्टेंट पे क्या असर हो रहा है। कभी ये देखिए देखिए, दिमाग लगाए, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया, तो सोचो यहाँ पे x क्या आएगा। सोचो सोचो सोचो, यहाँ पे डबल किया तो ऐसा क्या करे कि 4 हो जाए, इसका मतलब x क्या होगा 2 टाइम्स। इसे और समझते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, इसे समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, अभी हमने रेट लॉ पढ़ा और रेट लॉ में क्या पढ़ा आप बता सकते हैं। रेट लॉ में भी पढ़ा कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी, यहाँ पर ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है, स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। तो रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to concentration of reactants with each reactant terms raised to some power। और याद रखिएगा, वापस मैं बोल रहा हूं, ये पावर जो है एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। मान लो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो कोइंसिडेंस से गलती से आ गई हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है ये, एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पर हम इसे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ पर प्रपोर्शनल का साइन हटाया, प्रपोर्शनल का साइन हटाने पे हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो कोई नई बात तो है नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन बी टू द पावर वाई। यहाँ पर के क्या है, के क्या है बताएं। के है रेट कांस्टेंट, के क्या है बच्चों, रेट कांस्टेंट या फिर कहें प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पर के क्या है, प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एग्जांपल लिया इसी रिएक्शन का। सपोज आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से कितना निकाला, 1 का मतलब क्या है, कभी आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। सोचे 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 सोचे, क्या चेंज आएगा। कभी एक्स की वैल्यू 1 है और ये एक्स निकाला कैसे है, एक्सपेरिमेंटली। ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो डबल की पावर 1 इज डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल। मान लो कभी आपने y की वैल्यू 2 निकाली और b के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, b के कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल किया तो डबल की पावर 2। याद रखिएगा, फर्स्ट केस में सिर्फ a के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया था और सेकेंड केस में हमने y के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया है, मतलब b के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया है। कभी हम यहां पर y की वैल्यू 2 रखें और b के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें तो 2 का स्क्वायर, बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, वो हो जाएगी 4 टाइम्स। ये सब कुछ पता कैसे किया गया है, साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि कभी मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं और रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगनी हो गई, इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितनी है, 1 है। पर कभी आपने B का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई, तो डबल करने पे 4 कब होगा, जब ये Y कितना होगा, 2 होगा। कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर हमने 1 लिया और एग्जांपल नंबर 1 क्या है देखिएगा। सपोज क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप क्लोरीन गैस से। CHCl3 की रिएक्शन आप क्लोरीन गैस से करवा रहे हैं तो मिल रहा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ के साथ मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पता किया, हमने एक्सपेरिमेंटली ये पता किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CHCl3 टू द पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 टू
टू द पावर 1। मतलब कभी आप CHCl3 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं क्या होगी? ये 2 की पावर 1, क्योंकि आपने इसे डबल किया है तो डबल की पावर 1 इज रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। ठीक है, कभी आप इसे ट्रिपल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? ट्रिपल। पर यहां पर क्लोरीन के साथ क्या देखा एक्सपेरिमेंटली? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 टू दी पावर। अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 है, पर सच बताऊं यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ये आएगा हाफ। और ये हाफ कैसे आया? ये हाफ आया है एक्सपेरिमेंट से। ये हाफ कैसे आया है बच्चों? एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कभी आप क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 4 की पावर हाफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ है? डबल। तो मैं बता दूं ये सब कुछ पता कैसे चला है? एक्सपेरिमेंट से। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में एक रिएक्शन है CH3COO C2H5, साथ के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं पानी के साथ, तो यहां पर बन रहा है CH3COOH प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, पर अभी फिलहाल हम रिएक्शन को ना समझते हैं कि रेट, इसकी जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3COO C2H5 टू द पावर 1 का मतलब क्या है कि कभी आप CH3COO C2H5 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें तो 2 की पावर 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? डबल। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप CH3COO C2H5 को मान लो ट्रिपल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या चेंज आ रहा है? ट्रिपल। और साथ के साथ एक्सपेरिमेंट से हमें और बात पता चली। क्या पता चली? कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर की पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की पावर 0। मतलब आप पानी के कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी चेंज करो, कितना भी आप 100 गुना कर दो, 1000 गुना कर दो, या जितना भी गुना कर दो, कॉन्सेंट्रेशन में कितना भी चेंज करें, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये पता कैसे चला है? हमें पता चला है एक्सपेरिमेंट से। तो आपको समझ में आया होगा रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद सम पावर रेज। और ये सम पावर क्या होगी? सम पावर कुछ भी हो सकती है, ये पर पता कैसे की जाएगी? एक्सपेरिमेंटली। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 था, पर यहाँ पर पावर में कितना आया? 0। ये निकला कैसे है? निकला है एक्सपेरिमेंटली। उम्मीद करता हूं आपको रेट लॉ समझ आया होगा। आप सभी लोग इसके नोट्स बना लें, कॉपी बना लें और कॉपी में से लिखते टाइम आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप एक बार और देखें। जहां समझ नहीं आ रहा है वहां पर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई। हो सकता है मैं अगले लेक्चर में उसे कवर करूं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे के क्या होता है, के रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होगी, और साथ के साथ ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, ऑर्डर क्या होती है ये भी पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें और आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।